रिकॉर्ड स्टेट। तो अब हम लोग मोशन इन वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लिए। एक और इलस्ट्रेशन इस पे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन हम लिखेंगे, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ये हाइट h मान लेते हैं, और यहाँ पे एक बॉडी है, ये ट्रैक है, ये बॉडी ऑफ मास m, इसको यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड h फॉर विच ये कैपिटल H है, फाइंड h फॉर विच ब्लॉक completes वर्टिकल सर्कल मतलब ब्लॉक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, उसके लिए यहाँ पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए वो तो हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो हम लोग को पता चल गया, √5GR होता है। या यहाँ पे ट्रैक का रेडियस R है तो R ले लेंगे, और अगर वो लेंथ होगा स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग के हिसाब से उसका लेंथ L ले लेंगे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए। एट दिस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी √GR होना चाहिए। ये चीज़ याद रहे, ये याद रहे ना रहे, अगर ये भी एक्सप्रेशन याद रहे तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए कि एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √GR। अब हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इस बार यहाँ पे एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्योंकि रिलीज कर रहे हैं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 है ना, रिलीज कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना, 0, और U1 कितना, मान लो कि ये लेवल ही हम लोग पोटेंशियल एनर्जी 0 माने, तो H हाइट ऊपर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mg कैपिटल H इक्वल टू K2। अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 तो नहीं है, हमको मालूम है एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितना होना चाहिए, हाफ m v² का वैल्यू करेंगे तो GR आ जाएगा, प्लस U2 का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने लेवल क्या माना है, पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पे हमने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, तो ये कितना ऊपर है, ये पॉइंट कितना ऊपर है, क्या 2R ऊपर है, ये डायमीटर के बराबर है, ये R है, ये R है, तो वो 2R हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mg इंटू R। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg इंटू कैपिटल H इक्वल्स टू 5/2 mg इंटू कैपिटल R। अब हम लोग देख रहे हैं से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5R/2। अच्छा, एक चीज़ और कई बार पूछा जाता है कि अच्छा ये इसके लेवल से कितना ऊपर होना चाहिए, ये 2R है और ये कितना आया हमारा h जो आया वो 5R/2 आया, तो मतलब 5R/2 में से अगर 2R सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो स्मॉल h आ जाएगा कि इस पॉइंट C के ऊपर के लेवल से कितना ऊपर वो होना चाहिए, ये स्मॉल h का वैल्यू आ जाएगा R/2। तो वहाँ से अगर हम भेजेंगे तो ये कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। तो इतना चीज़ हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे सारा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं। हम लोग एकदम नया फोर्स, हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे हैं। उससे पहले ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और जब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़े थे तो ये भी पढ़े थे कि हम लोग का स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अब ध्यान से सुनिए। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। हम लोग शुरू कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है पहले वो इंट्रोडक्शन देख लेंगे, तो हम लोग स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुने। ये हम लोग एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लेते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग ले लिए और ये हमारा ब्लॉक है, ये मास m, ठीक है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोग k अस्यूम करते हैं। अब अगर हम इसका एक लेवल लें और यहाँ से ब्लॉक को इधर x डिस्प्लेस करें, तो ब्लॉक जब x डिस्प्लेस होगा, ब्लॉक x इधर डिस्प्लेस हुआ है, और जब हम ऐसा डिस्प्लेस कर रहे होंगे तो हम लोगों को लगेगा कि स्प्रिंग हमको इधर खींच रहा है। तो वो जो खींचने का जो फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स है,
ये स्प्रिंग फोर्स हम लोग देखते हैं कि ये स्प्रिंग फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब हम लोग जितना ज़्यादा स्प्रिंग खींचेंगे हम लोग को उतना ही ज़्यादा उधर वो स्प्रिंग हमको खींचता हुआ नज़र आएगा। मतलब हम लोग को लगेगा, एक्सपीरियंस होगा हमको फोर्स की ज़्यादा फोर्स लग रहा है जब हम ज़्यादा खींचेंगे उसको। तो हम लोग ये इस एक्सपीरियंस से लिख सकते हैं कि फोर्स जो होगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये F जो होगा वो सम कांस्टेंट टाइम्स x होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्शन को देखें तो x का डायरेक्शन राइट में है तो F का डायरेक्शन लेफ्ट में है। मतलब x और F आपस में क्या है, अपोजिट है, एंड दे आर वेक्टर्स, इसलिए उनके बीच में एक आएगा माइनस। तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो माइनस kx के इक्वल होता है। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम लोग इधर ले लेते हैं फोर्स का एक्सिस और इधर ले लेते हैं x का एक्सिस। ये फोर्स हो गया, ये x हो गया। अब हम ये इक्वेशन अगर देखें तो दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू mx, इस फॉर्म में है, जहाँ m एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है। तो क्या नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूस एंगल बनाता हुआ आएगा। मतलब ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो ग्राफ इस ओरिजिन से पास करेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ, मेकिंग ऑब्ट्यूस एंगल विथ एक्स एक्सिस। ऑब्ट्यूस एंगल इसलिए बना रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लो, क्या तो कोई डाउट नहीं? हाँ, अब आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया। स्प्रिंग फोर्स, अच्छा बताओ, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये फोर्स जो है एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज वेरिएबल फोर्स। हाँ, दिस इज वेरिएबल फोर्स। क्लियर है क्या? अच्छा, मतलब नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो वो फोर्स जीरो होगा। जब हम लोग खींचेंगे उसको, एक्स जैसे जैसे बढ़ेगा वो फोर्स जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसका वर्क डन निकालना हो, स्प्रिंग फोर्स का क्या निकालना हो, वर्क डन, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या Fs cos थीटा यूज कर सकते हैं? यस सर। दिस Fs cos थीटा कैन नॉट बी यूज्ड। ये Fs cos थीटा यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये तभी यूज करते हैं जब फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो दिस फॉर्मूला कैन नॉट बी यूज्ड। तो हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ठीक है क्या? ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब सुने, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कब निकालना है। तो हम लोग इसके लिए एक इसका फिगर बनाते हैं। पहले ये हमारा स्प्रिंग हो गया, इस स्प्रिंग का ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ऑफ मास m, ये इसका नेचुरल लेंथ, ये इसका नेचुरल लेंथ कहलाता है। ये जो पॉइंट है जब वो नॉर्मली विदाउट कॉम्प्रेस्ड, विदाउट इलोंगेटेड, ना तो वो कॉम्प्रेस्ड है और ना इलोंगेटेड है, तो वो जिस लेंथ पे रहेगा वो इसका क्या कहलाएगा, नेचुरल लेंथ। जब इसको खींचेंगे तो ये कहलाएगा इलोंगेटेड है, और जब ये कॉम्प्रेस होगा, जब ये छोटा होगा तो नेचुरल लेंथ से तब कहेंगे कि ये कॉम्प्रेस्ड है। तो अब अगर इसको हम खींचेंगे और मान लेते हैं कि किसी x1 से किसी x2 तक इसको हम ले जाएं, x1 से कहाँ ले जाएं, x2 तक ले जाएं, तो इसके बीच में क्या वर्क डन हुआ ये निकालना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो डेल्टा x है। यस सर। लेकिन हम लोग डायरेक्टली Fs cos थीटा यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि ब्लॉक किसी एक समय पे किसी एक जगह पे था x, और वहां से इसको हमने कितना डिस्प्लेस कराया, dx। अब मान लो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्या स्प्रिंग का फोर्स इधर लग रहा होगा? यस सर। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट dx इधर हो रहा है। अब अगर हम dw निकालें तो dw इक्वल्स टू होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, मतलब f डॉट dr का डॉट प्रोडक्ट, f और dr का डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो f और dr का डॉट प्रोडक्ट dw देगा। ये होता है f का मैग्नीट्यूड, dr का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है क्या kx है। हम लोग माइनस यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो फोर्स kx हो गया। डिस्प्लेसमेंट dr क्या dx के बराबर है, जो हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट किया है, एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है
वो है cos 180, मतलब एंगल है 180 डिग्री, तो cos थीटा की जगह हम रखेंगे cos 180 डिग्री। तो dw का वैल्यू आया kx dx cos 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू अगर cos 180 डिग्री का वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा माइनस के एक्स डी एक्स, ये डी डब्ल्यू हो गया। अगर हमको टोटल वर्क डन निकालना है मान लो डब्ल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन मतलब कि माइनस के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का हमने ये वैल्यू निकाला, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, और हम लोग क्या करेंगे x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब x1 से x2 तक इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस के को बाहर निकाल लें, के जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, x1 से x2 तक, तो ये आया माइनस के, पहले x2 पुट करेंगे तो ये आएगा x2 स्क्वायर बाई 2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है क्या। अगर 2 को बाहर निकाल ले तो ये आ जाएगा माइनस के बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो ये एज अ फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो माइनस ऑफ k बाई 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होगा, जहाँ पे x2 इज द फाइनल पोजीशन एंड x1 इज द इनिशियल पोजीशन। इज इट क्लियर और नॉट? डेल्टा एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? नहीं, डेल्टा एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा एक्स का अगर स्क्वायर लिखा जाए इसका मतलब हुआ कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, जो कि ये नहीं है, ये है x1 माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। सो दिस इज नॉट द सेम, सो वी कैन नॉट राइट इट एज डेल्टा एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को डिराइव करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर हमको डिराइव करना है तो इसके लिए हम लोग को बहुत आसान काम करना है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सबसे पहले जितना काम अभी तक हमने किया वो काम हमको करना पड़ेगा। मतलब जब भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग डिराइव करिए, तो हम लोग W बाई एस, मतलब स्प्रिंग फोर्स का जो वर्क डन हम लोगों ने डिराइव किया था, हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ तक आप लोग को पहले डिराइव करना है, पहले ये डिराइव करना है ना। मतलब अगर हमारे पास ये आ गया कि वर्क डन बाई, पहले हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग अगर डिराइव करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क डन बाई स्प्रिंग डिराइव करना है। इतना पहले ये डिराइव करना है ना। एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग जानते हैं, वी नो वन इक्वेशन, एक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो हमेशा माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन हम लोग को वर्क डन और डेल्टा यू को रिलेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी एक क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसके लिए भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, उसके लिए ये इक्वेशन लिख सकते हैं, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। अगर ये चीज़ इसमें पुट कर दिया जाए तो हम लोग के पास इक्वेशन आ जाएगा माइनस डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये माइनस कैंसिल हो गया एंड वी गेट u2 माइनस u1 इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। कई बार लोग इसको 0 से x इंटीग्रेट करके डायरेक्टली ले आता है, पर इस डेरिवेशन से हम लोग समझ पाएंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली आया कैसे है। सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया। Yes, sir. अब पोटेंशियल एनर्जी जब निकालना हो तो वी हैव टू सेलेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मानते हैं 0। तो हम लोग वो रेफरेंस पॉइंट मानते हैं नेचुरल लेंथ को। किसको? नेचुरल लेंथ को। अगर आपको याद हो तो ये हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ये x जो है इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन है। मतलब नेचुरल लेंथ के बाद हम कितना उस स्प्रिंग को खींचे या कितना स्प्रिंग को हम लोग कॉम्प्रेस किए, ये x रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर नेचुरल लेंथ पे होगा तो उसमें ना तो इलोंगेशन है और ना कॉम्प्रेशन है, मतलब उस समय x क्या होना चाहिए? 0। तो वो पॉइंट हम लोग सेलेक्ट करते हैं एज फर्स्ट पॉइंट। तो हम लोग ले लिए x1 को 0, x1 0 लिए तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी u1 को क्या मान लिए? 0। अब हम लोग के पास x2 को क्या किया जाए,
क्योंकि पहले 2 पॉइंट था तो 1 और 2 का मतलब था, 1 और 2 का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, x2 को केवल x ले लेंगे और u2 को केवल u ले लेंगे। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जब इसमें पुट किया जाए तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया, और रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मान लिए 0। अब नेचुरल लेंथ मतलब कि नॉर्मल जैसे लेंथ हुआ, एकदम विदाउट एलोंगेशन या विदाउट कंप्रेशन, स्प्रिंग को ऐसे ही रख दे बिना फोर्स लगाए, तो जो लेंथ होगा वो क्या है, उसका नेचुरल लेंथ है। ठीक है, तो इस नेचुरल लेंथ को हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। ठीक है, अब हम लोग अगर उस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट ले लें तो x1 0 हो जाएगा, और वहाँ पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 माने हैं तो u1 0 हो गया। अब x2 को हम लोग x मान लेते हैं, u2 को u मान लेते हैं, और ये वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन वी गेट टू u माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ के x2 की जगह रखेंगे x स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की जगह रखेंगे 0 स्क्वायर, तो u इक्वल्स टू हमारे पास आ गया हाफ के x स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होगा। समझ में आया क्या? तो अब हम लोग ये समझ में आया कि ये स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से अगर हम देखें कि ये हमारा स्प्रिंग है, मान लेते हैं ये हम लोग स्प्रिंग यहाँ पर ड्रॉ करें, और ये स्प्रिंग से कोई बॉडी यहाँ से x डिस्टेंस की इधर दूरी पे हो, तब पूछा जाए कि अच्छा बताओ ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना, तब भी हाफ के एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ से x दूरी इधर भी हो मतलब कॉम्प्रेस्ड भी हो और तब भी पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना, तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पे अगर हम एक लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे, जैसे यहाँ पे नेचुरल लेंथ को पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 माना है, तो वहाँ ग्रेविटेशन में क्या होता था कि जब एक लेवल को पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते थे तो उससे h हाइट ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होता था वो mgh होता था, वो क्या होता था mgh, और उससे h हाइट नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh होता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है उससे x इधर भी करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और इधर भी करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। एक्चुअली ये है कि इधर वाला माइनस एक्स होने के बाद भी अगर इसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वो माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये हो गया हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर एकदम? अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या शुरू करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। कंजर्वेशन ऑफ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। मैकेनिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ये बॉडी है, ये इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ये हमारा बॉडी है जिसका मास m है, ये नेचुरल लेंथ पे अभी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खींच के इतना लंबा इतनी दूरी पे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ तक ले आए, तो ये जो पूरा डिस्टेंस हम लोग इसको खींचे हैं वो किसके बराबर है? ये मान लो इसको, ये बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका ज़्यादा एप्लीकेशन आप लोग देखिएगा कहाँ पे? SHM में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोग एम्पलीट्यूड के बारे में और पढ़िएगा। ऑसिलेशन उनका एक टाइप होता है, वो बाद में पढ़ना है हम लोग को। तो ये हमारा, हम लोगों ने इसको यहाँ तक खींचा, A डिस्टेंस मान लिए। अब कभी जब हम इसको खींचेंगे तो वापस जब आ रहा होगा तो क्या होगा, किसी दूसरे पॉइंट पे भी आया होगा, और जब ये दूसरे पॉइंट पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x है। ये कोई जनरल पॉइंट है, खींच के छोड़ दिया गया, खींच के छोड़ेंगे तो वही इधर आएगा, कभी यहाँ पे आया, और जो यहाँ पे आया तो डिस्टेंस जो होगा वो x है कि नहीं? अब देखो, ये मास m, ये भी मास m, सेम ही मास है, अलग अलग टाइम पे यहाँ पे रखा हुआ है। हम लोग ये पॉइंट मान लिए 1, ये पॉइंट मान लिए 2, ये पॉइंट मान लिए 3। ठीक है, अब हम सोचें कि क्या ये तीनों पॉइंट पे हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड है या नहीं? बिल्कुल यही काम हम लोग फॉलिंग बॉडी के साथ किए थे। यस सर। एक एच हाइट पे हमने बॉल को फॉल कराया था, वो 2-3 पॉइंट लिए और तीनों पे हम लोगों ने टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन किया था। बिल्कुल वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट 1
फॉर पॉइंट 1 अगर हम काइनेटिक एनर्जी पूछें, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट 1 पे बॉडी को ला कर और छोड़ दिया है, यस सर, तो पॉइंट 1 पे जस्ट रिलीज हुआ है बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या, 0 रिलीज हुआ। उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, उसके आगे वो बढ़ना शुरू करेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट K1 इज 0। अब बात करें U1 कितना हो, इस पॉइंट पे मैक्सिमम U है, यस सर, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम इलोंगेशन है। हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या इलोंगेशन पे डिपेंड करता है, इलोंगेशन पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। एक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, ये मैक्सिमम एक्स है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, एंड दैट वुड बी हाफ KA² है कि नहीं, इसका इलोंगेशन A। यस सर, अब हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालें तो TME कितना आ जाएगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 1 जो होता है वो K1 प्लस U1 होता है, मतलब 0 प्लस हाफ K², मतलब हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आया, हाफ K²। अब हम लोग दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो है सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट को फिर से एक बार हम दिखा लेते हैं यहाँ पे कि हम लोग का स्प्रिंग जो था ये कुछ ऐसा स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये पॉइंट सेकेंड, ये पॉइंट फर्स्ट मान लेते हैं। ये पॉइंट 1 के लिए हमने डिस्कशन कर लिया, ये डिस्टेंस हमने अज्यूम किया था A, और ये हमारा यहाँ से X, ठीक है, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, क्या बॉडी इधर डिस्प्लेस हुआ है, A-X उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, A-X, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो फॉर पॉइंट 2 अगर बात करें, फॉर पॉइंट 2 सेकेंड पॉइंट की बात करें तो U2 निकालना थोड़ा आसान काम है, वो पहले निकाल लेते हैं। U2 इक्वल टू होगा हाफ KX², क्योंकि नेचुरल लेंथ से अभी भी वो कितना दूरी पे है, X दूरी पे है, तो हाफ KX² होगा ही। अब पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी उसका V है, तो हम लोग को हाफ mv² निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमको क्या कहता है, नेट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें हम लोग का बॉडी का अगर देखें तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। ये दोनों वर्क नहीं कर रहा होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन उसके बीच में एंगल 90 है। उसी तरह से mg और डिस्प्लेसमेंट में भी एंगल 90 है, तो ये दोनों का वर्क डन 0, मतलब mg और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0। केवल कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो नेट वर्क डन इज ओनली स्प्रिंग फोर्स, WS इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ध्यान से सोचें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में यहाँ का काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो 0 था, यस सर, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अब स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन की बात करें तो याद करो फॉर्मूला था हाफ इंटू के x2² माइनस x1² था क्या, यस सर, अच्छा, माइनस हाफ के x2 की बात करें तो यहाँ पे जब पहुंचा है सेकेंड पोजीशन यही है, फर्स्ट पोजीशन ये था, यस तो सेकेंड पोजीशन पे पहुंचा तो x² है, और शुरुआत में x कितना था, A पे था ना, हम लोग x क्या यहाँ से मेजर करते हैं, तो शुरुआत में तो वो यहाँ पे था, अच्छा हाँ, तो A पे नहीं, A पे था, तो ये A² इक्वल टू हाफ mv²। अब ध्यान से सोचो यही काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और यही हमको निकालना भी है, तो माइनस 0 हो गया, तो ये तो खत्म है ना, समथिंग माइनस 0 इज नथिंग, सर, माइनस हाफ mv², नहीं ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल हाफ, ये हाफ mv² माइनस 0 हुआ, तो वो वाला उधर वाला खत्म हो गया, तो यही हाफ mv² चाहिए, इसी को डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो K2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस हाफ KX² माइनस A²। एक काम और कर सकते हैं कि इस माइनस को अंदर भेज दें, तो ये हो जाएगा हाफ KA² माइनस x²। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्योंकि ये हमको जनरल किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी देता है। सो दिस इज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट एनी x, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट एनी x, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ठीक है, उसमें सुनो, तो ये K2 ये U2, ये समझ में आ गया। अब हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2 निकाले, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 2 क्या होगा, K2 प्लस U2। K2 कितना, K2 कितना हो जाएगा, हाफ mv², वो आया है हाफ KA² माइनस x², यही K2 है, और U2 कितना है,
वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम लोग दिख रहा है कि ये हाफ के एक्स स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो गया। हाँ, और ये आ गया हाफ के ए स्क्वायर। उसको तो अलग तरीके कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो TME 2 ही हाफ के ए स्क्वायर आया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 1 भी आया हाफ के ए स्क्वायर, और सेकेंड पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर ही आया। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करें, 4.3। थर्ड पॉइंट के लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसे निकालेंगे? U3 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्या वो नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा? ये जो पॉइंट है वही थर्ड पॉइंट हमने लिया है। तो ये हम लोग का x 0 है, तो यहाँ पे टोटल मैकेनिकल ये पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ वो 0 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी U3 0 ले लिए, K3 फिर से हाफ mv² होगा, और बिल्कुल यही काम करेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखें तो इस बार एक चेंज आया है। इस बार वो अगर वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाएं तो बाई वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² इक्वल टू, बिल्कुल यहाँ से हम लोग कॉपी कर रहे हैं, माइनस हाफ के x2² माइनस x1²। इस बार x2 0 हो गया है। क्या वो नेचुरल लेंथ पे आ गया है? yes, शुरू बॉडी यहाँ से किया और फाइनली यहाँ पे पहुंचा। तो शुरू किया A से और फाइनली पहुंचा 0 पे। तो फाइनली 0 है और शुरुआत में A। ये वैल्यू पुट कर दें तो माइनस हाफ के शुरुआत फाइनली 0 माइनस शुरुआत में A स्क्वायर कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा हाफ के A स्क्वायर। ये हो गया हमारा पोटेंशियल, ये काइनेटिक एनर्जी के हाफ के A स्क्वायर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि U3 कितना है? U3 है हमारा 0 और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 3 अभी निकाले हाफ के A स्क्वायर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फिर से निकाल दिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 3 इन दोनों का सम मतलब हाफ के A स्क्वायर। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट 3। समझ में आया क्या? तो इससे क्या प्रूफ हो गया? इससे प्रूफ हो गया हमारा TME 1 इक्वल टू TME 1 इक्वल टू TME 2 इक्वल टू TME 3। मतलब तीनों पॉइंट्स में हम लोगों ने टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व प्रूव कर लिया। अब इसी का रिलेटेड एक ग्राफ होता है, वो ग्राफ बना लेते हैं। वो ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का। अगर हम देखें ध्यान से तो हम लोग का ये जो ग्राफ है एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है। दिस इज एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ। तो अगर हम इसमें प्लॉट करें तो 3 एनर्जी इन्वॉल्व है। एक है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हम लोग को मालूम है कि कांस्टेंट है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? कांस्टेंट है। वो है कितना? TME ऑलवेज केम टू बी हाफ के A स्क्वायर। क्या हाफ के A स्क्वायर आया? TME 3 भी हाफ के A स्क्वायर आया, TME 2 भी हाफ के A स्क्वायर आया, TME 1 भी हाफ के A स्क्वायर आया। तो हर पॉइंट पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हाफ के A स्क्वायर आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नेचुरल लेंथ लेते हैं। x0 यहाँ पे रहेगा। एक एक्सट्रीम हो गया जब फुल्ली कॉम्प्रेस्ड हो तो माइनस A, और जब फुल्ली इलोंगेटेड हो तो A। ठीक है, तो हम देखें ध्यान से तो पोटेंशियल एनर्जी U का एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी भी जनरल एक्स पे अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाए वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है और आगे है कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये अपवर्ड पैराबोला होना चाहिए। इस अपवर्ड पैराबोला को एग्जैक्टली बनाने के लिए हम 3 पॉइंट प्लॉट करते हैं। आप ध्यान से देखें तो अगर हम इसमें x की जगह माइनस A पुट करेंगे तो हाफ के A स्क्वायर आ जाएगा। A पुट करेंगे तो भी हाफ के A स्क्वायर आएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट्स मिले, और x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो U 0 आ जाएगा, मतलब ये तीनों पॉइंट मिले। और अपवर्ड पैराबोला बनाना है तो अपवर्ड पैराबोला अगर इन तीनों को ज्वाइन करके बनाएंगे तो ये अपवर्ड पैराबोला हमको मिला। तो ये जो ग्राफ है दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये जो ग्राफ है वो किसका है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी हाफ के A स्क्वायर का है। तीसरा एक ग्राफ हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन हम लोगों ने किसी भी एक्स पे जो डिराइव किया था वो ये था कि हाफ के A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है, नेगेटिव है,
ये भी एक पैराबोला होगा, लेकिन वो पैराबोला होगा डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, इसका भी 2 पॉइंट, अगर 3 पॉइंट हम लोग निकाले तो अगर ए पुट करिएगा तो ये आ जाएगा 0, अगर हम लोग माइनस ए पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ए पुट करने पे 0 आया, माइनस ए पुट करने पे 0 आया, और अगर 0 पुट करेंगे तो ये आएगा हाफ के ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आएगा। तो हम लोग अगर निकालना चाहें, इसका ड्रॉ करना चाहें ग्राफ, तो ग्राफ इस तरह का ड्रॉ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला विथ दीज 3 पॉइंट्स, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे चला जाएगा। आप लोग अगर निकालना चाहें तो ये पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ये इंटरसेक्ट जो करेगा वो वहाँ पे करेगा जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, मतलब हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये k/2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 और x इक्वल्स टू आ गया a/√2। ये वैल्यू आया, मतलब ये माइनस a/√2 पे कट रहा है, ये दोनों आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस a/√2 पे कट रहा है। क्लियर, खत्म।